हेलो दोस्तों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेटाकोग्निशन या उसको हम बहुसंज्ञान या फिर परासंज्ञान भी कहते हैं, क्या होता है और इसका बीएड में क्या काम है और बीएड में इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि जो मेटाकोग्निशन है इसका विकास कहाँ से ये शब्द आया है और इसका क्या अर्थ होता है। तो जो बहुसंज्ञान है, बहुसंज्ञान की अवधारणा का विकास ग्रीक शब्द मेटा तथा लैटिन शब्द कोग्निशन से हुआ है। किससे हुआ है? मेटा और कोग्निशन से हुआ है, जिसमें मेटा का अर्थ होता है उच्चतर या फिर परे। मेटा का अर्थ क्या होता है? उच्चतर होता है या फिर परे होता है। और कोग्निशन का अर्थ क्या होता है? सोचना। इस प्रकार से मेटाकोग्निशन का अर्थ है उच्चतर सोचना। क्या बोल रहा है? जो हमारा मेटाकोग्निशन है उसका अर्थ क्या बोला है? उच्चतर सोचना। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोचने की सामान्य प्रक्रिया से परे सोचना ही क्या होता है? मेटाकोग्निशन होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम ऐसे तो सोचते ही हैं, लेकिन सोचने से कि सामान्य प्रक्रिया से परे होकर सोचना है ना, ये क्या होता है? मेटाकोग्निशन होता है। जो मेटाकोग्निशन शब्द है 1979 में किसने दिया था? फ्लेवल ने दिया था। फ्लेवल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने मेटाकोग्निशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि स्वयं के ज्ञान यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया या फिर उनसे संबंधित किसी ज्ञान के बारे में सोचना एवं फिर से सोचना। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोलना चाह रहा है। मेटाकोग्निशन शब्द का अर्थ क्या बोल रहा है कि स्वयं के ज्ञान, जो भी हमारे पास स्वयं का ज्ञान है, चाहे वो संज्ञानात्मक ज्ञान हो, भावात्मक ज्ञान हो या फिर कार्य विधि का ज्ञान हो, कोई सा भी ज्ञान हो, अगर स्वयं के ज्ञान की प्रक्रिया या फिर उससे संबंधित किसी ज्ञान के बारे में सोचना एवं फिर से सोचना है ना, इसे अनुभूति के बारे में, अपनी अनुभूति या फिर जानने के बारे में जानना के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी मेटा कोग्निशन को अपने सोच के बारे में ही सोचना है ना। कोई भी कार्य करने के लिए हम सोच रहे तो उसके ऊपर और सोचना कि इस काम को मैं और अच्छे कैसे कर सकता हूँ या फिर इसमें कहाँ कमी रह रही है। यानी कि अपनी अनुभूति के बारे में सोचना या फिर जानने के बारे में ही और जानना के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? मेटाकोग्निशन को। अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है, फ्लेवल के अनुसार दी गई है, वाइल्डमैन के अनुसार दिया गया है और मेयर के अनुसार दिया गया है, जो मैं आपके सामने अभी बताऊंगी। फ्लेवल के अनुसार क्या है? मेटाकोग्निशन एक व्यक्ति की उस अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का ज्ञान है, उसकी जो खुद की संज्ञानात्मक प्रक्रिया उसका ज्ञान है, और सीखने के कार्य के रूप में उन्हें व्यवस्थित निगरानी एवं संशोधित करके इन प्रक्रियाओं को सम्मिलित करने की क्षमता है। क्या हो रहा है? मेटाकोग्निशन क्या है? उस व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का ज्ञान है और सीखने के जो कार्य के रूप में उन्हें वो व्यवस्थित निगरानी एवं संशोधित करके इन प्रक्रियाओं को सम्मिलित करने की क्या है? क्षमता है। वही मेटाकोग्निशन है फ्लेवल के अनुसार। वाइल्डमैन एवं बिलिंग्सले के अनुसार क्या बोला गया है? मेटाकोग्निशन का तात्पर्य ज्ञान एवं स्वयं निगरानी, स्वयं की सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी कि इसको जो भी हम सीख रहे हैं स्वयं उसके ऊपर ही वापस से सोचने और उसी को सीखने की बात करता है। मेयर के अनुसार स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के ज्ञान एवं जागरूकता के रूप में परिभाषित किया है। किसको? मेटाकोग्निशन को। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मेटाकोग्निशन को हम क्या बोलते हैं? बहुसंज्ञान भी बोलते हैं और परासंज्ञान भी बोलते हैं। तो बहुसंज्ञान की विशेषताएं क्या होती है या फिर मेटाकोग्निशन की विशेषताएं क्या होती है, जो अब हम देखेंगे। पहला विशेषता क्या है कि यह एक उच्च स्तरीय चिंतन है। उच्च स्तरीय चिंतन कैसे? क्योंकि हम अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक उच्च स्तरीय चिंतन है। सेकेंड हम देखते हैं कि जो बहुसंज्ञान है, सीखने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सक्रिय नियंत्रण सम्मिलित है। इसमें क्या है? सक्रिय नियंत्रण सम्मिलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में जागरूकता एवं स्वयं नियंत्रण भी सम्मिलित है। ये इसकी विशेषताएं हैं।
सीखने के दौरान समझ विकसित करता है कि पढ़ने एवं लिखते समय व्यक्ति कैसे सीखता है एवं किस प्रकार रणनीतियों का उपयोग करता है। अब जैसे आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप क्यों नहीं याद हो रहा है, क्या परेशानी आ रहा है, क्या कठिनाई आ रही है, तो वो उस चीज़ के बारे में जब आप चिंतन करोगे तो आपको अपनी परेशानी का पता चलेगा, है ना। यानी कि पहले ही बोला कि ये उच्च स्तरीय चिंतन है, आप अपने चिंतन के बारे में ही चिंतन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वो पढ़ने के लिए उचित रणनीतियों का उपयोग करेगा, जिससे व्यक्ति को क्या मिलेगी, उपलब्धि मिलेगी। तो ये क्या है, बहुसंज्ञान की विशेषताएं हैं। इसका संबंध आत्मचिंतन, स्वयं उत्तरदायित्व के साथ साथ लक्ष्य निर्धारण एवं समय प्रबंधन से भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं सक्रिय नियंत्रण शामिल है, जिसका उपयोग सीखने की स्थिति में किया जाता है। तो ये थी उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बहुसंज्ञान है उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला तत्व है वो है ज्ञान एवं जागरूकता। बहुसंज्ञान के इस ज्ञान एवं जागरूकता तत्व में पता चलता है कि अधिगमकर्ता स्वयं के बारे में कितना जानता है तथा दूसरों की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में कितना जानता है। यानी कि खुद के ज्ञान के बारे में कितना जानता है और दूसरों के बारे में कितना जागरूक है ना, कितना जानता है। तो ये इसका पहला तत्व है, ज्ञान एवं जागरूकता। दूसरा है बहुसंज्ञान नियंत्रण। इस तत्व में बताया गया है कि अधिगमकर्ता की सीखने की प्रक्रिया पर स्वयं नियंत्रण कितना है। दूसरा क्या है, बहुसंज्ञान नियंत्रण, यानी कि उसकी सीखने पे खुद का कितना नियंत्रण है, जिसके बारे में बताया गया है ना। तीसरा है बहुसंज्ञान अनुभव। बहुसंज्ञान अनुभव में क्या बोला है, ये वे अनुभव हैं जिनका वर्तमान संज्ञानात्मक प्रयासों से संबंधित है ना, जिनका वर्तमान क्या होता है, संज्ञानात्मक प्रयासों से संबंधित है। नेक्स्ट है बहुसंज्ञान कौशल। बहुसंज्ञान कौशल में क्या क्या होना है, योजना, निगरानी और मूल्यांकन। इसमें क्या क्या किसको किन किन चीज़ों को रखा है, योजना, निगरानी और मूल्यांकन को रखा है किसमें, बहुसंज्ञान कौशल में। अब ये जो बहुसंज्ञान है ये हमारे अंदर काम कैसे करता है या फिर इसको हम लागू करके काम कैसे करते हैं, इसके बारे में एक बहुसंज्ञान चक्र दे रखा है, जिसको मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले होता है कार्य का आकलन। आप किसी काम को कर रहे हैं, है ना, तो उसका आपने पहले क्या किया, आकलन किया कि इस काम को मुझे कितना आता है या फिर इसमें क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है। तो पहले आपने कार्य का क्या किया, आकलन किया। उस आकलन करने के बाद आपने क्या किया, अपनी जो शक्ति है और या फिर जो कमजोरी है उसका आपने क्या किया, मूल्यांकन किया कि इस काम को करने में मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रहा है ना, या इसको मैं बेहतर तरीके से कैसे कर सकती हूँ। यानी आपने अपनी शक्ति और कमजोरियों का उसमें क्या किया, मूल्यांकन किया। और जब आपने उसका मूल्यांकन कर लिया तो उसके बाद आपने क्या बनाया, योजना बनाया, या फिर आपने कोई अप्रोच या फिर कोई उपागम लिया। योजना या फिर उपागम के द्वारा आपने क्या किया, उसको करने के लिए आपने योजना बनाई। उसके बाद आपने जो योजना बनाई उस योजना को आपने क्या किया, प्रविधियों को लागू किया। और लागू करने के बाद आप प्रतिबिंबित, यानी उसको आपने पुनः फिर से देखा कि जो चीज़ें मैंने किया है वो सब सही है कि नहीं है। और उसके बाद फिर से आप, अब जब आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, दूसरे टास्क के लिए फिर से आप वही काम करेंगे, कार्य का आकलन करेंगे, अपनी शक्ति और कमजोरियों की मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके लिए योजना बनाएंगे और उस योजना को क्या करेंगे, लागू करेंगे। और लागू करने के बाद फिर से प्रतिबिंबित करेंगे। यानी कि ये जो बहुसंज्ञान का जो चक्र है ये एज इट इज चलता रहता है ना, जिससे हमारा कार्य क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। अब जो हमारा बहुसंज्ञान है उसकी रणनीति हम सफल शिक्षण हेतु जब करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें रखते हैं, पहला तो हम योजना रखते हैं, योजना बनी होनी चाहिए। दूसरा हमें जागरूक होना चाहिए और जो भी हम कार्य करें उसके ऊपर हमारी निगरानी होना चाहिए और प्रतिदर्श होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बहुसंज्ञान है उसका हमारे शिक्षण रणनीतियों का विकास किस प्रकार से करता है। यानी कि बहुसंज्ञान हमारे अंदर शिक्षण रणनीतियों का विकास किस प्रकार से करता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है विद्यार्थियों के स्वयं सीखने एवं चिंतन पर नियंत्रण एवं निगरानी। जो बहुसंज्ञान क्या करता है, विद्यार्थी जो स्वयं सीखते हैं, चिंतन करते हैं, उन चिंतन पे और सीखने पे क्या करता है, नियंत्रण एवं निगरानी रखता है। विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षण रणनीतियों का अधिगम करना।
अब विद्यार्थी जो स्वयं सीख रहे हैं तो किस विधि से, किस योजना से सीखेंगे, उसके लिए क्या करता है, उन रणनीतियों को क्या करता है, निर्धारण करता है। विद्यार्थियों के द्वारा सूचनाओं के बारे में अनुमान लगाना। अब जैसे आप सोच रहे हैं और सोचते सोचते आप सोच के ऊपर ही सोच रहे हैं, है ना, अपनी सोच के ऊपर ही सोच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस अलग अलग क्षेत्रों में सोच रहे हैं, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, सूचनाओं के बारे में अनुमान भी लगा रहे हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान के स्थानांतरण, अभिवृत्ति, मूल्य, कौशल उत्पन्न करने में भी क्या होता है, इन रणनीतियों को भी क्या करता है, विकास करता है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंधित भी करता है। कौन? बहुसंज्ञान। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा बहुसंज्ञान है उसके महत्व क्या है। इसका पहला महत्व है, यह सफल अधिगम हेतु आलोचनात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। दूसरा है, स्वयं की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करता है। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया में विद्यार्थी जागरूक होकर स्वयं के अधिगम पर नियंत्रण रख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वगति से अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की आधारशिला है। कौन? बहुसंज्ञान। मानसिक चिंताओं से मुक्ति और प्रभावपूर्ण स्मृति में सहायक होता है। इस प्रकार से आज हमने बहुसंज्ञान क्या होता है, इसको किन्होंने दिया था, इसकी परिभाषाएं, इसके तत्व, इसकी विशेषताएं और बहुसंज्ञान के द्वारा शिक्षण नीतियों का विकास किस प्रकार से किया जाता है तथा बहुसंज्ञान का महत्व क्या है, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने बीएड ग्रुप में शेयर भी करें, क्योंकि ये जो बहुसंज्ञान है ये लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।